हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर ग्रुप पे। स्टैंडर्ड 11th में अकाउंट की अगर बात करें तो अभी बहुत अच्छे से हम सीख रहे हो। आप लोग भी अच्छे से सीख रहे हो, मेरे वीडियोस भी आप तक पहुंच रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख रहे हो। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितने लोग हैं सबके सब अच्छे से नहीं देख रहे। ठीक है, कोई ना कोई इश्यूज होगा, बट आज नहीं तो कल पूरा वीडियोस देख के आपकी जो भी डिफ़िकल्टी है वो वीडियोस में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा प्लीज़। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आपकी डिफ़िकल्टीज़ के रिलेटेड ही है, और आज हम सॉल्व करने वाले आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो सब। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ है जिसको मैंने कमेंट में ही रिप्लाई कर दिया होगा, बट आज कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ लेंगे जिसका मे भी पॉसिबल है कमेंट में रिप्लाई मिल गया, पर फिर भी सबके काम की भी हो सकती है। वैसे तो सारी ही डिफ़िकल्टीज़ हमने ले ली है, सबकी कमेंट्स में से जो डिफ़िकल्टीज़ मिली थी वो सब कुछ ले लिया है, बट फिर भी अगर कोई कमेंट रह गया, आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरा कमेंट रह गया है, तो आप फिर से मुझे वो याद करवाएं, तो मैं वो नेक्स्ट जब हमारा वीडियो बनेगा उस टाइम पे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पे। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन है समाधान पाटिल, मतलब ये जयश्री है, आई नो। उसका क्वेश्चन ये है, सर मुझे इवेंट में कन्फ्यूजन है। देखो जयश्री, इवेंट बहुत ही इजी चीज़ है। देखो क्या होता है, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं इवेंट, बट समझ लेते हैं। इवेंट का मतलब होता है आउटपुट। आपको कितना एक्सपेंस होता है, उसके अगेंस्ट कितनी इनकम होती है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, वही आपका इवेंट रहेगा। जस्ट एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज मान लो 5000 रुपीज़ में आपने कोई चीज़ परचेस की, अब वही चीज़ आप है वो 7500 में सेल कर रहे हो। सो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट कितना होगा, तो 7500 माइनस 5000, सो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 2500। यही आपका जो आउटपुट है वही आपका इवेंट हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके बिजनेस का आउटपुट होगा वो आपका इवेंट हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा है शिव गोविंद गुप्ता। ये भी कोई लड़की का ही नाम है, बट नाम मैं भूल गया हूँ, सॉरी। आप बता देना कमेंट में, याद रख लूँगा। नाउ उसने किया है, इसने बोला है, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन रिसीवेबल एंड बिल रिसीवेबल। आई वॉच द वीडियो वंस अगेन बट अनेबल टू क्लियर दिस टॉपिक, प्लीज हेल्प मी आउट। देखो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने फिर से एक बार वीडियो देख लिया है। मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हो, आप देखते नहीं हो, आधा अधूरा देखते हो, बीच से देखते हो, फिर आप क्वेश्चन पूछ लेते हो तो आपको समझ में नहीं आता है। पर इसने क्लियर किया है, बोला है कि एक बार मैंने रीड कर लिया, एक बार तो वीडियो देखा था, दूसरी बार भी पूरा वीडियो देखा, फिर भी मुझे कुछ क्वेरी है। तो क्वेरी उसकी ये है कि उसको रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल में समझ में नहीं आता। तो ये बहुत ही ईजी है, ये भी समझ लेते हैं और काम का भी है। देखो रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि हमें किसी बंदे के पास से पैसे लेने हैं, तो ये रिसीवेबल हो गया। अब इस रिसीवेबल के अंदर बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड है, समझ रहे हो आप। बिल रिसीवेबल रिसीवेबल के अंदर इंक्लूडेड है। रिसीवेबल के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैं डेटर्स बोलता हूँ। मान लो कि मैंने आप लोगों को क्रेडिट पे सेल किया है, तो आप लोगों को क्रेडिट पे सेल किया, इसका मतलब मुझे इन फ्यूचर में आपके पास से पैसे लेने हैं, तो मेरे लिए आप मेरे रिसीवेबल्स हो गए, मेरे लिए आप मेरे रिसीवेबल्स हो गए। मुझे आपके पास से इन फ्यूचर पेमेंट मिलने वाला है और आप मेरा डेटर्स हो गए, तो ये रिसीवेबल्स हो गए। बिल्ड रिसीवेबल भी रिसीवेबल्स ही है। फिर कुछ और एग्जांपल ले लो। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए, अगर हमें मिलना बाकी है तो हमारे लिए रिसीवेबल हो गया, समझ में आया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना था, हमें मिलना था, वो भी बाकी है, तो ये सारे रिसीवेबल्स हो गए। बिल्ड रिसीवेबल सिर्फ एक ही चीज दिखाता है, सपोज आप मेरे डेटर्स हो, मैंने आपको क्रेडिट पे सेल किया था, बट मुझे आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि आप पैसे ना दो, तो मैं एक बिल में लिख दूंगा कि आपको ये डेट को पैसे देने हैं, और मैं साइन करूंगा, आप साइन करोगे, रेवेन्यू स्टैंप आ जाएगा। अब अगर आप मुझे वो टाइम पे पैसे नहीं दोगे तो आपके ऊपर मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ। सो ये बिल रिसीवेबल है। अल्टीमेटली बिल रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ रिसीवेबल्स, समझ में आया। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया गुप्ता जी। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद है हेतल सौदांगर। उसने पूछा है, सर टिल आई कंफ्यूज इन इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। देखो इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है, सपोज एक फर्म है, मान लो कि मैं खुद एक फर्म हूं और आप 3-4 लोग पार्टनर्स हो, तो आप सब पार्टनर्स हो, आप सब फर्म में क्या लेके आओगे, कैपिटल लेके आओगे। आप फर्नीचर लाए, आप कैश लाए, आप स्टॉक लाए, आप मोटर कार लाए, आप मशीनरी लाए, आप लैंड लाए, कुछ भी लेके आए, ये सारी चीज क्या हो जाती है, कैपिटल हो। ये जो कैपिटल आप लेके आते हैं वो कौन लेके आता है, पार्टनर लेके आता है।
और पार्टनर किसको देता है? फर्म। मैं मतलब फर्म हूं ना अभी, तो फर्म को मिल रहा है, तो अल्टीमेटली आप मेरी लायबिलिटी, मुझे आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। सो ये पार्टनर्स और फर्म के बीच में लायबिलिटी क्रिएट हुई, इसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। इसमें थर्ड पार्टी आई नहीं, कोई बाहर का बंदा आया नहीं, सिर्फ फर्म और उसके पार्टनर्स। सो ये हो गई इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो थर्ड पर्सन आता है वो एक्सटर्नल। जैसे कि मैं क्रेडिट पे परचेस करूं, तो ये कौन सा हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ये बिजनेस का पर्सन है क्या? नहीं है। सो ये हो गया एक्सटर्नल। इवन सैलरी पे करते हो ना, वो भी एक्सटर्नल में आएगा, क्योंकि ये पार्टनर्स और फर्म के बीच की बात नहीं है, ये तो उसके एम्प्लॉय की बात है। उसकी सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटी भी एक्सटर्नल हो जाएगी। आई होप कि ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो फिर से लिखिए कमेंट। नेक्स्ट, उसके बाद है बिल्किस फतेमा। अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा है? सर व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। अब देखो, हिस्टोरिकल इवेंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो अकाउंटिंग में क्या होता है, वैसे यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रहा होगा, कौन से वीडियो में से उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, किसी किसी में दिखेगा, किसी में नहीं होगा शायद से। नो, तो अभी यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट की अगर बात करें तो हिस्टोरिकल इवेंट होता क्या है? पहले तो याद करो, वो विराट कोहली वाला एग्जाम्पल था, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सीखा था, उसमें पूरी हिस्ट्री सचिन को बताई थी, ये वो वाला पॉइंट है। देखो, हिस्टोरिकल इवेंट की बात करूँ ना, तो ये अकाउंट जो लिखे जाते हैं वो प्रेजेंट को ध्यान में रख के या फ्यूचर को ध्यान में रख के नहीं लिखे जाते हैं। ये अकाउंट्स तभी हम लिख सकते हैं जब आपका कोई ट्रांजेक्शन हो गया है, जैसे कि आपने सेल कर दिया है या तो फिर आपने परचेज कर लिया है। आप इन फ्यूचर सेल करने वालों तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। इन फ्यूचर परचेज करने वालों तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। इसको हिस्ट्री के साथ कनेक्शन है। सो हिस्टोरिकल डेटा होता है, इसका ये लिमिटेशन होती है कि वो डेटा आपका पुराना हो गया। लिमिटेशन में भी आता है, ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन था कैरेक्टरिस्टिक्स में, और हिस्टोरिकल जो लिमिटेशन था वो भी लिमिटेशन के अंदर भी था, हिस्टोरिकल इवेंट है वो। लिमिटेशन ये हो गई, डेटा तो समझ में आ गया, लिमिटेशन ये हो गई कि आप जो डेटा यूज कर रहे हो वो पास्ट के डेटा यूज कर रहे हो। तो अब जब कंपैरिजन करनी है प्रेजेंट के साथ, तो प्रेजेंट को पास्ट के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्योंकि पास्ट में इंडेक्स कुछ अलग होगा, समझ में आया? उस टाइम पे जो चीज़ जो प्राइस से मिल रही थी उससे कुछ अलग प्राइस से एट प्रेजेंट मिल रही है। सो ये बहुत सारे डिफरेंसेस है, इसलिए बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाती है। आप पास्ट रिकॉर्ड्स को कंपेयर करने जा रहे हो, पास्ट वैल्यू को लिखे जा रहे हो, पास्ट वैल्यू को ही कंपेयर किए जा रहे हो। सो आई होप कि ये थोड़ा क्लियर हो गया। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो फिर से नेक्स्ट लेना। उसके बाद है गौरव चौधरी। कौन सा गौरव चौधरी? टेक्निकल गुरुजी वाले, ठीक है। सर स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी एंड अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू आर सेम। ओके, देखो दोनों ही डिफरेंट है गौरव। दोनों में डिफरेंट क्या है, पहले तो ये समझते हैं स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। देखो, जब आप अकाउंट लिखते हो ना, सपोज मान लो 2010 में आपने मशीनरी परचेस किया 1 लाख रुपीज़ का, तो उस टाइम पे आपने 1 लाख रुपीज़ का मशीनरी लिख दिया, तो उसमें ऑटोमेटिक हो इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। समझ में आया? वो वैल्यू स्टेबल रहेगी, स्टेबल रहेगी, स्टेबल रहेगी। 1 साल 2 साल 2020 में भी वही चीज़ आएगी। अगर डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं किया तो, डेप्रिसिएशन अप्लाई किया तो वैल्यू डिक्रीज होगी, बट इंक्रीज नहीं होगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सर वैल्यू डिक्रीज होती समझ में आ गया, हम बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं। 2010 में अगर कोई बिल्डिंग आपने परचेस किया, उसका 2020 में प्राइस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इंक्रीज होता है, बट हम तो स्टेबल वैल्यू को फोकस करते हैं और स्टेबल डेप्रिसिएशन अप्लाई करते जाते हैं कि 10 लाख में हमने बिल्डिंग परचेस किया था, हर साल 1 लाख डिडक्ट करते जाओ, 10 साल के बाद तो वैल्यू 0 हो गई। बट दरअसल वो 10 लाख की जो चीज़ आपने ली थी, उसके में भी पॉसिबल उस बिल्डिंग के प्राइजेस 50 लाख 20 लाख हो गए, मतलब प्राइस बढ़े, डिक्रीज नहीं हुए। इससे स्टेबल वैल्यू की बात आई। और दूसरा बोला मार्केट वैल्यू 20 लाख है, बट फिर भी हम बुक में तो कितना लिखेंगे? सपोज 5 लाख दिख रहा है तो 5 लाख ही लिखेंगे। दोनों में ये फर्क है, समझ में आया? आई होप कि ये क्लियर हो गया। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नेक्स्ट समाधान पाटिल, ये समाधान नहीं है शायद, जयश्री फिर से आ गए आप। सर आई हैव वन डाउट कि असेट, गुड्स और सर्विसेज एक ही होता है? नहीं डियर, ये तीनों अलग अलग होता है। असेट भी अलग है, गुड्स भी अलग है और सर्विस भी अलग है। आई थिंक ये क्वेश्चन का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। सेकेंड चैप्टर में हमने सर्विस, गुड्स, असेट ये सारी चीज़ें हमने सीखी है, फिर भी समझा देते हैं। गुड्स क्या होता है? सपोज मान लो मेरा बिजनेस जो है वो है मोबाइल सेलिंग का, तो मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए गुड्स क्या हो जाएगा? मोबाइल। समझ में आया? इसमें मेरी कोई सर्विस नहीं है, इसमें मैं गुड्स का बिजनेस कर रहा हूँ। अब सर्विस की बात करते हैं। सपोज मेरा बिजनेस है मोबाइल रिपेयरिंग का, तो अब मैं आपको कोई प्रोडक्ट दूंगा?
नहीं, मैं प्रोडक्ट नहीं दूंगा आपको। आप कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे, उसको मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है वो मैं ठीक करके आपको रिटर्न कर दूंगा। क्या मैंने आपको नई प्रोडक्ट दी? नहीं दी। डन। हाँ, सर्विस एंड प्रोडक्ट दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। वो होता है होटल में। आप होटल में जाते हो तो वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पहले खाना पका लेते हैं, पर खाने का भी तो देते ना वो लोग, तो वो प्रोडक्ट भी होती है। सो ऐसा भी पॉसिबल है, पर ये सर्विस हो गई, गुड्स भी समझ में आ गया। और दूसरा असेट पूछा। असेट चीज वो है, असेट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से सीखी थी हमने, शायद अब वो वीडियोज आपने देखे तो वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, फिर भी समझा देते हैं। असेट क्या होता है? कोई भी ऐसी टेंजिबल इंटेंजिबल चीज जिसकी मार्केट में कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, समझ में आया? जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सारी चीज। गुड्स क्या होता है? जिसका बिजनेस करते हो और प्रोडक्ट आप देते हो, उसके बदले में पैसे लेते हो। सर्विस क्या होता है? कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस हुई। जैसे कि आप ऑटो में बैठे तो ऑटो वाला आपको ले जाएगा, दूसरी जगह पे उतारेगा, आपने 10 रुपीज दे दिए तो 10 रुपीज में आपको ऑटो घर ले जाने का नहीं, वो वहां तक उसने उतार दिया, ये उसकी सर्विस चार्जेस है। तो ये 3 उसके अलग अलग डिफरेंसेस है। आई होप कि समझ में आ गया। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट। उसके बाद है सुनील बोथरा, उसने क्वेश्चन पहले पूछा था, सर इट इज मैंडेटरी टू हैव ओनली मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? यस, जो भी आपके ट्रांजैक्शन हो रहे उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी ही होना चाहिए। बट ये मनी का मतलब पैसा नहीं होता है, सिर्फ पैसा नहीं होता है वो उसका ही पार्ट है। मनी का मतलब पैसा भी होता है, गोल्ड भी होता है, फॉरेन एक्सचेंज भी होता है, ये सारी चीजें होती है जिसके बदले में आप एक्सचेंज कर सकते हो। क्लियर? तो वो भी मैंने लिखा है, देखो, करेंसी का मतलब गोल्ड, सिल्वर, फॉरेन करेंसी एक्सेट्रा। फिर उसने फिर से क्वेश्चन पूछा था, सर इन ट्रांजेक्शन्स बार्टर सिस्टम कैन बी इंक्लूडेड? बार्टर सिस्टम हम इंक्लूड कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। पर उसके भी मैं आपको एक लूप होल्स बताता हूँ। सपोज मान लो कि मुझे फर्नीचर करवाना था अपने घर पे, और मैंने, आप सपोज मान लो कि आप फर्नीचर कर रहे थे सुनील, आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो, तो मैंने आपको बोला सुनील घर पे आके फर्नीचर करके जाना है, तो आपने बोला ठीक है, और फर्नीचर का प्राइस था 2 करोड़ रुपीज़। मैंने बोला ठीक है 2 करोड़ रुपीज़ दे देंगे। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसका चार्ज है 3 करोड़ रुपीज़। समझ में आया? तो मैं 3 करोड़ रुपीज़ आपके पास से लेने वाला हूँ। मैंने बोला ठीक है चलो आप मुझे फर्नीचर दे दो, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो ये एक्सचेंज हुआ। बट अगर मुझे बार्टर, ये हुई बार्टर सिस्टम, बट मुझे बार्टर सिस्टम नहीं दिखानी, तो मैं क्या लिखूंगा? सुनील के पास से 2 करोड़ रुपीज़ आ गए, और मैं असेट में क्या लिखूंगा? मैंने 2 करोड़ का फर्नीचर परचेज किया। सो मैं पैसे आए वो भी दिखाऊंगा, गए वो भी दिखाऊंगा। अल्टीमेटली तो नो एंट्री हुई ना। समझ में आया? सो ऐसे करके बार्टर सिस्टम मतलब अदला बदली को कर सकते हो। फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप जूते बनवाने गए, उसके बदले में गेहूं दे के आ गए, चावल दे के आ गए, वो पुराना वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सो ये मैंने आपको समझा था, मैंने आपको बताया था कि ये बाद में समझेंगे हम। उसके बाद है हमारे पास लास्ट जो आज का जो कमेंट है वो है हमारा डाउट। आई हैव अ डाउट फिक्टिशियस एसेट, ये राहुल शर्मा ने पूछा है। फिक्टिशियस एसेट राहुल बहुत ही इजी है। देखो, फिक्टिशियस एसेट रियल में एसेट है ही नहीं, तो सर एसेट नहीं है तो एसेट क्यों बोलते हो? क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। जब भी कोई फर्म या फर्म छोड़ो साइड में, कंपनी रखो, जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करते हो तो पैसे तो इकट्ठे करने पड़ते ना। अब कंपनी है, कोई फर्म नहीं है, फर्म स्टार्ट करनी है तो 1-2 करोड़ में आप कर दोगे। कंपनी तो 1000 ऑफ करोड़, आपको 1000 करोड़ 2000 करोड़ चाहिए, तो ये तो हमारे पास होते नहीं है। हम क्या करते हैं? मार्केट में शेयर इश्यू करते हैं। सर व्हाट इज शेयर, डिटेल में आने वाला है, अभी छोड़ो। शेयर मार्केट में इश्यू करते हैं, सब लोग थोड़े थोड़े पैसे देंगे उसके जरिए, और हमारे पास कैपिटल आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब वही शेयर की अगर हम बात करें तो उस शेयर का इश्यू करने के टाइम पे, सपोज मैंने डिस्काउंट से इश्यू किया, 100 का शेयर है, मैं बोलूं कि 90 पे इश्यू कर रहा हूं, तो 10 रुपीज डिस्काउंट हुआ। अब देखो, मुझे शेयर कैपिटल में पूरा का पूरा 100 का दिखाना पड़ेगा, बट मैं अगर पूरा दिखाऊं तो कैश तो मेरे पास 90 आया है, समझ रहे हो? 100 रुपीज में पूरा लाइबिलिटी साइड दिखा रहा हूं, बट असेट साइड सिर्फ 90 ही आ रहा है, तो 10 का मैं क्या करूं? तो वो फिक्टिशियस असेट करके 10 रुपीज वो फिलअप करने के लिए वहां पे रखते। वैसे ही डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी आता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी आता है। उसको मार्केट में बेचने जाओगे कुछ भी नहीं आएगा। कभी ऐसा सुना कि आज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लेके गए थे और मार्केट में 10,000 में बेच के आए? पॉसिबल भी नहीं है। कभी ऐसा सुना है कि आज तो मेरे पास जो डिस्काउंट पड़ा था ना वो मार्केट में जाके सेल करके आए? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, और इसको एज ए एक्सपेंस भी ट्रीट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको फिक्टिशियस असेट बोलते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आपको पता है क्या करना है। यस, फिर से कमेंट करो, फिर से हम डाउट आपके सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और उन सबको शेयर करो। जो भी रेगुलरली हमारे वीडियोस देखते हैं उनके भी काम के हैं, जिन लोगों ने डाउट्स नहीं भी पूछे थे उसको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
थैंक यू सो मच।